नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रणाम, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देहरादून की खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सुबह 9:45 पर कानून व्यवस्था के संबंध में आज वो बैठक करेंगे। साथ ही उसके बाद में सुबह 11:10 पर काशीपुर बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन में हिस्सा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। दोपहर 12:30 बजे विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और शाम को 4 बजे सचिवालय वनभूलपुरा हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में बैठक है और उस बैठक में भी शिरकत करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा विशेष दौरा है। वो सुबह पहले आवास पर एक कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ले रहे हैं, जिसमें पुलिस और गृह विभाग के बड़े अफसर मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेली से काशीपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, जो बनना है, निर्माण का होना है, उसके भूमि पूजन में शामिल होंगे। और 12:30 बजे मुख्यमंत्री काशीपुर, जसपुर, बाजपुर और गदरपुर की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री 4 बजे वापस देहरादून आ रहे हैं और 4 बजे से ही जो वनभूलपुरा हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, जिसकी बीते दिनों जो मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और बाद में स्टे हुआ, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री चिंतित हैं और आज इस पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। इसमें भी कई बड़े अफसर और नैनीताल जिले के अफसर बीसी के जरिए जुड़ेंगे। तो आज भी मुख्यमंत्री धामी का बेहद व्यस्त शेड्यूल है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं देहरादून में प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठित समिति ने कहा है कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि ड्राफ्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी ये अपेक्षा की जाएगी कि सभी राज्य भी अपने यहाँ समान नागरिकता कानून लागू करें। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको एश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू। वहीं देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने दवाई की महत्व जाना, साथ ही कहा कि जीवन में स्वस्थ रहना जरूरी है। जीवन हम सबको एक बार मिला है और जीवन को अगर मैं आश्चर्य कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, भागवत हैं, पुराण हैं, सभी कहते हैं कि एक बार अगर मनुष्य का जीवन पूरा हो जाए तो उसके बाद ये जीवन कम मिलेगा। इसको कह पाना बहुत कठिन है। इसलिए पहले ही हमारे जैसे शास्त्रों में कहा गया है, अभी आदमी अश्विनी चौबे जी ने कहा शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही हमारे सारे कर्तव्यों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, इसके लिए क्योंकि ये अनमोल शरीर की रक्षा करना, उसे निरोगी बनाए रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो निरोगी काया है। होम्योपैथी में जो है जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान अनुसंधान आगे बढ़ा है, उसको भी कहीं न कहीं साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन जो ये मानव शरीर है, ये इस प्रकार का यंत्र है कि विज्ञान के जितने भी प्रयोग इसमें हो जाए, जितने भी अनुसंधान हो जाए, लेकिन कितने भी प्रयोगों के द्वारा ऐसा मानव का शरीर बनाना और ऐसा इंजन जो इसमें लगा है, जो 24 घंटे चलता है, जिसे हम हृदय कहते हैं, ये बनाना जो है किसी ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की बस की बात नहीं है, जो भगवान ने बनाया हुआ है। कोरोना महामारी आई थी
तो कोरोना महामारी के समय में सारी पद्धतियां फेल हो गई, सारी दवाइयां फेल हो गई, काम ही नहीं करती थी कोई दवाइयां। उस समय में लोग यही योग, ध्यान, आयुष, होम्योपैथ, एक काढ़ा और तमाम चीजों की ओर पुनः लौटे थे। ऐसे समय में जब कोई सहारा नहीं दिख रहा था तो हमको जो है ये हमारी ये पुरानी पद्धति ये याद आ रही थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पद्धति ने हमको जीवन जीने का जो हमारा एक हमारी संस्कृति के साथ, हमारी जीवन पद्धति के साथ, हमारी विरासत के साथ जुड़ी हुई थी, उस पद्धति को याद दिलाने का भी काम किया है। अपना विलुप्त होता वैभव फिर से प्राप्त कर रही हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे संस्कार थी, जो हमारी विरासत थी, जो हमारे जीवन जीने की पद्धतियां थी, वो पुनः अपने वैभव की ओर आ रही हैं। चाहे वो आयुष मंत्रालय का गठन हो या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण ही आज पारंपरिक चिकित्सा के महत्व से लोग न केवल परिचित हो रहे हैं बल्कि उस पद्धति को अपनाने का काम। वहीं 15 मई से शुरुआत होने जा रही बीजेपी सांसदों में प्रवास को रोक दिया गया है। अब 30 मई तक सांसदों के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के अनुसार 30 तारीख को पार्टी महासंपर्क अभियान शुरू करेगी और इसी के साथ साथ सांसदों का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर है, जहां माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे और कर्नाटक में पार्टी की जीत पर बधाई देंगे। साथ ही अपने प्रदेश कार्यकारिणी को भी फाइनल करेंगे। करण महाराज के मुताबिक पार्टी से हर मुद्दों पर चर्चा करनी है, जिससे पार्टी को मजबूती मिलने में सहायता मिल सके। लोग ऑन हैं और बातचीत चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही होगा, और जो भी चीज़ें होंगी उनको लेकर मैं दिल्ली हाईकमान से भी मिलकर बातचीत कर रहा हूँ। देखते हैं जो भी निर्देश होंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आप आज इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, आज तो बधाई भी दे दी हैं, कुछ और प्रशासनिक काम जो उत्तराखंड पीसीसी को लेकर है उस विषय में भी चर्चा है, और निश्चित ही वहाँ जब बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो प्रभारी जी के साथ बागेश्वर के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां मैदानी जिलों में मौसम तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं पहाड़ी जिलों में 17 मई तक बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने 17 मई तक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान बढ़ेंगे आगे भी, और 16 से लेके 19 तक जो है इसके दौरान है और भी थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं, या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसके हाई रिचेज में हैं। तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनके हाई रिचेज में जो एवलांच की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो 17 से लेके 19 के बीच में वो बनती है। प्लस माइनस 1 डे और भी आप कर सकते हैं, प्लस 1 डे और भी कर सकते हैं। तो उसके दौरान इस तरह की संभावना बनती है कि जो टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे और हवाओं के रुख में भी बदलाव है। तो उसकी वहीं अगर आप चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड के लिए निकल चुके हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि मौसम की मार एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा सकती है। इसलिए अपनी तैयारी आप दुरुस्त रखिए ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आप खुद तैयार रह सकें। उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो, लेकिन आपकी खुद की तैयारी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब खराब मौसम का बड़ा अलर्ट जारी किया गया। जाहिर है यात्रा पर भी इसका असर पड़ना तय है। ताजा अलर्ट 17 मई तक का है और इस दौरान मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले 2 मई को भी खराब मौसम के चलते यात्रा रोक दी गई थी। इस दौरान गौरीकुंड तक 18,000 यात्री रोके गए थे। भारी बारिश के चलते यात्री होटल और लॉज और हट्स के कमरों में यात्री दुबके हुए थे। यात्रा रुकने की वजह से सैकड़ों यात्रियों का शेड्यूल भी बिगड़ गया था। सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से मौसम की मार यात्रा पर ब्रेक लगा देगी? क्योंकि ऐसा हुआ तो एक बार फिर श्रद्धालुओं को मुश्किलों से जूझने के लिए तैयार रहना होगा।
उसी के संबंध में हमने बोला है कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जी रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जिनमें की 4 धाम लोकेशंस भी आती हैं, जी तो आज वहाँ थोड़े डेवलपमेंट होंगे और उसमें जो है लाइटनिंग है या फिर जो थंडरस्टॉर्म होता है उसमें ओलावृष्टि है, जी। तो कहीं थोड़ा बहुत दिख सकती इस तरह की चीजें। जी तो खासकर आफ्टरनून आवर्स में जो भी आपके खासकर जो एयरक्राफ्ट वगैरह ऑपरेट होंगे तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कोई जी। एक्सीडेंट या ऐसी चीज जी। उसमें ना दिखे। तो बिल्कुल। ये इस चीज के लिए बोला गया जी। जी विक्रम जी, इसके साथ ही साथ क्या ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि जब पिछली बार मौसम खराब हुआ था तो यात्रा को रोकना पड़ गया था, क्या ऐसी स्थिति एक बार फिर से बन सकती है? नहीं, देखिए इस तरह का तो अभी कुछ है नहीं, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वही है, उसी के लिए हमने थोड़ा बोला है। लेकिन आप ये कह सकते कि अभी 17, 18, 19 अगर मैं बात करूँ 3-4 दिन आगे, जी तो उसमें जो तापमान है वो भी बढ़ेंगे और जो हवाओं का रुख है वो भी बदल रहा है। वो हमारी साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट से आ रही है उत्तराखंड पे, जी तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है 17, जी। 18, 19 की अगर मैं बात करूँ, जी तो उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत एवलांच जो रूट्स हमारे कहीं कहीं पर ऐसा होता है, तो उस चीज को थोड़ा हमने बोला है कि उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन को उस पर भी ध्यान थोड़ा देंगे तो वो चीज हो सकती है। हालांकि वैसा जो बारिश है उससे नहीं होना है जी तो तापमान की वजह से, लेकिन ऐसा बढ़ती है चीजें। जी विक्रम जी, आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए ये खबर भी हमारे यात्री देख रहे हैं और लगातार हम उन्हें सावधान भी कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें इस स्थिति में निपटने की जरूरत है। क्या कुछ यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, क्या सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें? देखिए यात्रियों के लिए तो ये है कि तैयारी से जाएं, अपना जो भी गर्म कपड़े हैं या रेन से बचने के लिए साधन है वो सब करना चाहिए। जी दूसरा, जो प्रशासन जिस तरह से संचालित कर रहा है, काफी ध्यान उस पर दे रहा है, तो वो जो निर्देश देते हैं उसको भी जो पालन करें और उनका निगरानी वो लोग भी रखे हुए हैं, एक्चुअल निगरानी जो साइट पे जाके जहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है कि इस तरह का आ सकता है, तो वो भी ध्यान रख रहे हैं उस चीज का। तो ये है कि जो निर्देश मिलते हैं वो भी अमल करें और साथ में जो फोरकास्ट वगैरह उसका भी एक अपने लेके चलेंगे, जिससे जो पता रहेगी किस तरह की वेदर एक्टिविटी मिल सकती है। वहीं ऋषिकेश से देवप्रयाग तक 4 धाम के पौराणिक मूल मार्ग पर गंगा पथ यात्रा को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ध्वज दिखाकर रवाना किया। परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती ने कहा कि समय आ गया है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़े, अपने पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व को समझें। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि परंपरागत रूप से पहले में जो यात्रा होती थी उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गंगा के सुंदर किनारों में आध्यात्मिक शांति पाने के लिए पौराणिक गंगा 4 धाम यात्रा मार्ग सहायक होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक एक कार्यक्रम हुआ है। हम बात कर रहे थे माननीय जिलाधिकारी से, तो पिछले 60-70 साल में ये यात्रा हुई नहीं है, तो एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है और विशेष रूप से इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहले जो तीर्थ यात्रा होती थी वो वृद्ध लोग आते थे, लेकिन इस यात्रा में हमने युवाओं को जोड़ा है। तो ये युवा को धार्मिक सांस्कृतिक रूप से जोड़ना अपनी मिट्टी से, अपने संस्कृति से, और वापस इस तरह से हम लोग पौड़ी और ये सब जो ज़िले हैं जहाँ पर पलायन होता जा रहा है, उन्हें वापस अपने गाँव की, अपनी जगह की सुंदरता। प्राचीन पौराणिक जो तीर्थ यात्रा मार्ग है हमारा, उसका महत्व है ही, और जैसा वर्तमान समय में पैदल ट्रैक या पैदल तीर्थ यात्रा को कई सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसी कारण से इस प्रयास को किया है कि किसी तरीके से हम लोगों को जो तीर्थ यात्रा में पुराना जो एक कॉन्सेप्ट था या स्वरूप था जिसमें पैदल तीर्थ यात्रा होती थी, तो उसी लाइन पे हम लोग इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा पौड़ी जनपद से होते हुए देवप्रयाग तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को या जो गांव उसमें पड़ रहे हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, हमारी जो जीवन पद्धति है उसको भी हम लोग डिस्प्ले कर पाएंगे, होम स्टेज भी प्रमोट होंगे, साथ ही जिसे कहते हैं कि हमारा जो लोकल खाना है, मिलेट है, उन सारे चीज़ों को प्रमोट करते हुए जो अर्थ गंगा के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को और ग्रास रूट लेवल पर। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक 4 धाम के पौराणिक मूल मार्ग पर गंगा पथ यात्रा को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ध्वज दिखाकर रवाना किया। परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती ने कहा,
कर्नाटका में बुरी ताकतों के ऊपर अच्छाई की विजय हुई है, कांग्रेस की जीत हासिल हुई है। इससे एक साफ जाहिर है कि भारत के देश का डीएनए ऐसा है कि कोई कितना भी उसमें जहर घोलने की कोशिश करे, सामाजिक ताना बाना व्यवस्था को छोड़कर भाईबंदी और यारी दोस्ती और प्रेम की दुकान के रूप में ही खुलेगा। इससे साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार की और सांप्रदायिक की दुकान बंद हुई है और प्यार और मोहब्बत और डेवलपमेंट, बेरोजगारी को खत्म करने की, रोजगार देने की दुकान खुली है। कर्नाटक महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो जनादेश कर्नाटक की जनता ने दिया है और इससे पूर्व हिमाचल में जो जनादेश दिया गया था, उसको लेकर काफी खुशी हमारे लोगों में है, कांग्रेस जनों में है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। आज ये जो जीत का शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को पहल समझकर आने वाले समय में जो नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हैं, उन पर इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा। नगर पालिका और नगर निगम में हम पूरी तरह से जीत हासिल करेंगे। अगर चुनाव कोई जीतना चाहता है तो जनता के दिलों की बात करनी पड़ेगी और उनका पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस की ये कार्यशैली है। आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव है, कांग्रेस उसमें इसी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा। वहीं आपको बता दें कि विकास नगर में कर्नाटक में हुई कांग्रेस की जीत पर नगर पंचायत सेलाकुई में 5 कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। इस अवसर पर पार्टी के कोषाध्यक्ष आरेंद्र शर्मा ने कहा कि कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद पूरे देश में बदलाव की शुरुआत साबित होगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाता है और ये तस्वीर बताती है कि किस प्रकार बीजेपी सरकार में लोगों पर अत्याचार और जुल्म किए गए, और पर अब कांग्रेस की जीत इन सभी अत्याचारों का एक जवाब है। वहीं देहरादून में सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग के आखिरी खासे आपको बता दें नाराज हैं, और ऐसे में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आज जिलों के सभी शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालयों के रिजल्ट की पूरी समीक्षा की। समीक्षा के अनुसार कई स्कूलों के बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है जो जून में होगी, और उससे पहले तमाम शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे तमाम स्कूल जहां पर बच्चों को सप्लीमेंट्री देनी है वहां गर्मियों की छुट्टियों में भी स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को पूरी तरह की तैयारी भी कराई जाए। पौड़ी में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ता है वैसे वैसे ही जंगलों में आग लगने की खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन इस बार जंगल में आग लगने की वजह बने कुछ बदमाश, जिन्होंने विकासखंड पाबो के अंदर आने वाले वन विभाग के पास के जंगल में अचानक आग लगा दी, जिसके बाद जंगल धू कर जलने लगा। गांव के लोगों ने आग लगने की खबर वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई। वन विभाग के इस पूरी घटना के बाद बदमाशों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई है। आज किसी शरारत तत्व द्वारा सिगट कक्ष संख्या 2 में आग लगा दी गई है। हमारी टीम आग बुझाते हुए सिगट कक्ष संख्या 2 में आग बुझाते हुए टीम कंट्रोल कर रही है, और लोगों से मेरी यही अपील है कि लोग जो है इसमें जो है अपना आग बुझाने में हमारा सहयोग दें। उधम सिंह नगर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। यहां पर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया जो कि बाइक की चोरी करते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर सूखी नदी पर बने पुल के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 बाइकें भी बरामद की गई। ये चोर बाइक्स को उत्तर प्रदेश में बेचने की फिराक में थे। चोरों ने यूट्यूब के जरिए बाइक चोरी करने के तरीकों को सीखा था, जिसकी मदद से ये चोर वारदात को अंजाम देते थे।
माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त राज्य बनाना है। इसी क्रम में जो बाइक चोरी है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बाइक जो है इम्पॉर्टेंट एसेट है, और जब किसी की बाइक चोरी होती है तो उसको डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसी के दृष्टिगत जो लगातार सितारगंज क्षेत्र से बाइक चोरी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, तो इसी को वर्कआउट करने के लिए हमने इंस्पेक्टर सितारगंज और सीओ सितारगंज साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन किया था, जिसमें चौकी इंचार्ज सरकड़ा, चौकी इंचार्ज शक्ति फॉर्म और बाकी हमारे कांस्टेबल्स की टीम थी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग से बहुत ही कड़ी मेहनत करके और प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनसे हमें 10 बाइकें जो है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर राज्य में शराब के रेट कम होने के बाद भी ओवर रेटिंग देखने को मिली। शराब के शौकीनों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। शराब की दुकान में खड़े सेल्समैन ओवर रेटिंग कर रहे हैं। ओवर रेटिंग करने का वीडियो भी इस वक्त सामने आ गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं लक्सर में महिलाएं द केरला स्टोरी देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। महिलाएं इस फिल्म के लिए दूसरी महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं। महिलाओं की टोली एक साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखने के लिए पहुंच रही है। सभी महिलाएं अपना खर्चा खुद वहन कर रही हैं, लेकिन फिल्म देखना एक साथ जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को फिल्म देखने के लिए जागरूक भी किया जा सके। हम लोग भी बड़े हो चुके हैं, जो हमारी छोटी छोटी जनरेशन है उनको तो हम एकदम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये बड़ी जो जनरेशन बढ़ती जा रही है उसके लिए बहुत अच्छी मूवी है, और जिसका भी ट्रेलर खा गया है। बोल रहे हैं कि ये कास्ट बेस पे इसको रोकना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर इसे पता लगता है कि ये कास्ट के ऊपर नहीं बनाई गई रियल, ये दिखाया जाता है कि क्या हो रहा है आजकल जनरेशन के अंदर, और ये जो हमारी सोशल है इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। हमारा एक ही रीजन है कि जैसे देश के हालात है और केरला के हालात सामने आए हैं, उन्हें मद्देनजर हम ये चाहते हैं हमारी बहनें और बेटियां इसके प्रति जागरूक हो और किसी षड्यंत्र में ना फंसे और अपने आप को सुरक्षित रहे। और मैं भारत सरकार से और अपने राज्य सरकार से ये निवेदन करूंगी, इस फिल्म को टैक्स फ्री कराए, और जो गांव और देहात की लड़कियां हैं उन्हें सुविधा दी जाए जिससे वो भी इस फिल्म को देख सके। इसका प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से होना चाहिए, जिससे हमारी बेटियां को एक सबक मिले। वहीं विकासनगर की ग्राम पंचायत कुंजा ग्रांट के में घरों से निकलने वाला गंदा पानी ग्रामीणों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है, जिस कारण घरों के आगे कई महीनों से जलभराव की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए कई महीने से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर एक जिम्मेदार का दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। समस्या का समाधान किसी भी जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार ने नहीं कराया, जिस कारण मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा हम ग्रामीणों पर मंडरा रहा है। अब निराश ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से डीएम देहरादून से समस्या का समाधान किए जाने की गुहार लगाई है। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के कौर कॉलेज के पास देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से एसओजी का एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, और पुलिस की फायरिंग से एक गोली बदमाश के पैर में भी जा लगी, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को तुरंत ही रुड़की सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह को मिली, वो भी तुरंत रुड़की सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायल पुलिसकर्मी का हाल जाना। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कौर कॉलेज के समीप बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। कुछ आपराधिक वारदात के लिए कुछ बदमाश आ सकते हैं, इस पर हमारी एसओजी की टीम लगी हुई थी पहले से गोपनीय सूचना संकलन में, और आज कोर कॉलेज के पास हमारी 3 बदमाश थे जिनकी सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पर थाना बहादुराबाद एसओजी की टीम वहाँ पहुँची वहाँ पर, और जब उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के तो गोली लगी पुलिस की तरफ से, एक हमारा एसओजी का कांस्टेबल है वो इंजर्ड हुआ है, जिसको अभी हॉस्पिटल में देखा गया है। नॉर्मल अभी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर, पूछा गया डॉक्टर से। साथ ही साथ इसमें 2 अन्य लोग थे जिसपे जो फरार हुए मौके से, जिसकी कॉम्बिंग चल रही है। अब चूँकि क्या पूरी वारदात थी, किस लिए आए थे, लेकिन अभी तक ये पता चला है कि जिन बदमाशों को गोली लगी है वो पहले भी पूर्व में गौकशी के बहुत सारे मामलों में वांछित रहे और अपराध किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर
किस उद्देश्य से आ रहे थे यहाँ पर, किस वारदात को और अंजाम देना था, इस संबंध में भी जानकारी। लक्सर नगर स्थित सीमली मोहल्ला के रहने वाले समाज सेवी राजेंद्र नाथ मेहंदी रतन की 16 साल की बेटी ने सीबीएसई में से अपने विद्यालय में टॉप करने के साथ ही कॉमर्स स्ट्रीम से भी इलाके में प्रथम स्थान हासिल किया है। इंटरमीडिएट की छात्रा हर्षिता मेहंदी रत्ता ने अपने दादाजी के सपने को पूरा किया। हर्षिता मेहंदी रत्ता की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल प्रणब देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।